नाज़रीन, अगर टीबी का बर वक्त इलाज मुआलजा शुरू कर दिया जाए ना तो मरीज़ बिल्कुल ठीक भी हो सकता है। तो इस बीमारी की इब्तदाई अलामात क्या हो सकती है, इलाज को कैसे हम यकीनी बना सकते हैं और एहतियात कैसे की जाए, ये सब और मज़ीद बहुत कुछ जानने के लिए आज हमने मधु का रखा है असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर इरफान मलिक हैं जो कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं। इरफान साहब, मैं आपको खुश आमदीद कहती हूँ जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, फाइन। आप सुनाएं, क्या हाल है? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। आज हमने बात करनी है टीबी के हवाले से। हमें सबसे पहले बताइए कि टीबी की बीमारी है क्या और बुनियादी तौर पर ये क्यों होती है टीबी? देखिए, अनफॉर्चुनेटली टीबी एक ऐसी बीमारी है जिससे फाउंडर ऑफ पाकिस्तान कायद आज़म की भी डेथ इसी से हुई और तब से लेकर अब तक अगर आप देखें तो पाकिस्तान अभी तक इससे फाइट कर रहा है। बिल्कुल। पाकिस्तान टीबी के वो ममालिक जिनमें टीबी की मिकदार बहुत ज़्यादा है उसमें 5वें नंबर पर है पूरी दुनिया में। तो ये बड़ी तशवीशनाक बात है। डिस्पाइट इसकी ट्रीटमेंट, इसकी इन्वेस्टिगेशन हर हॉस्पिटल में फ्री ऑफ कॉस्ट है। दिस इज़ वेरी अलार्मिंग, क्योंकि बाज़-औक़ात वजह ये बनती है कि आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करवा पाते और बाज़-औक़ात आप ट्रीटमेंट नहीं करवा पाते। तो मोस्ट लाइकली जो हम समझते हैं जो टीबी की वजूहात हैं जिसकी वजह से हम इसको ओवरकम नहीं कर पा रहे, उसमें सबसे बड़ी वजह तो गुर्बत है। गुर्बत की वजह से एक लोगों का छोटे घरों में एक घर में 10-10 लोगों का इकट्ठे रहना, फिर खुराक का अच्छा ना होना, ये मेन वजूहात हैं। इसकी अलामत जो है टीबी की, ये 80% तो फेफड़ों को इन्वॉल्व करती है। ठीक है। उसके अलावा 20% ये किसी भी ऑर्गन को इन्वॉल्व कर सकती है। लिम्फ नोड, आपके ब्रेन, बोन, हार्ट, किडनी, इंटेस्टाइन, किसी ऑर्गन को भी इन्वॉल्व कर सकती है। ये बेसिकली ट्रांसफ़र तो बाय कफिंग होती है और उसके बाद ये लंग्स में जाती है और अगर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ा स्ट्रॉन्ग है तो कुछ अरसा तो शायद आप में वो अलामत नहीं आई, लेकिन अगर आपकी क़ुव्वत मुदाफ़ा कम हो जाए, जिसकी मल्टीपल वजूहात हो सकती हैं, शुगर भी हो सकती है, स्मोकिंग भी हो सकती है और रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं, तो फिर ये अपनी अलामत देना शुरू कर देती है। क्योंकि फेफड़ों में ज़्यादा मौजूद होती है तो इसकी सबसे कॉमन जो अलामत है वो खांसी का 2 हफ्ते से ज़्यादा होना, बलगम का आना, बलगम में खून का होना, भूख कम लगना, ठंडे पसीने आना, ठीक है, और वज़न कम होना। ये इसकी क्लासिकल अलामत है जो कि 80% लोगों में मौजूद होती है। और अगर ये अलामत है तो फिर आपको अपने डॉक्टर से रजू करना चाहिए। लेकिन जैसे अभी डॉक्टर साहब आपने डाइट के हवाले से बात की कि डाइट की वजह से भी ये चीज़ हो सकती है, टीबी का शिकार हो सकते हैं, किस तरह की डाइट से हम इसका शिकार हो सकते हैं? देखिए, बैलेंस डाइट हम जिसकी बात करते हैं, डाइट हम उन गरीब लोगों की बात करें जिनके पास खाने को रोटी भी मुयस्सर नहीं है। अगर आप कोई बैलेंस डाइट रखें तो फिर यूजुअली आप में क़ुव्वत मुदाफ़ा स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, बच्चों में भी होने की वजह ये होती है कि उनकी डाइट बैलेंस नहीं रहती, तो बैलेंस डाइट होना बहुत ज़रूरी है। तो मुझे बताइए ये किन ज़्यादा उम्र के लोगों को होती है? क्या किसी भी उम्र में ये हमें हो सकती है बीमारी लाहक? ये यूजुअली अडल्ट्स में ज़्यादा होती है। अच्छा। लेकिन अगर हम डाटा देखें स्टैटिस्टिकली तो एक मुतात अंदाज़े के मुताबिक पूरी दुनिया में तकरीबन 1 करोड़ लोग इसका शिकार होते हैं और 15 लाख लोगों की डेथ होती है, जिसमें से 6 लाख मर्द हैं और 3 से 3.5 लाख ख़वातीन हैं और 1 लाख के करीब बच्चे शामिल हैं। तो ज़्यादा ये अडल्ट वर्किंग क्लास को ज़्यादा मुतासर करती है। लेकिन इसकी ये बढ़ती क्यों जा रही है? इस पर हम काबू क्यों नहीं पाया जा रहा? जैसे आपने कहा कि हर हॉस्पिटल में ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका ट्रीटमेंट भी है, इसकी तशखीस भी हो जाती है, फिर भी ये बढ़ती जा रही है। देखिए मैडम, अच्छा आपने सवाल पूछा। अनफॉर्चुनेटली आई पर्सनली बिलीव इशू ये है कि ये एक कलंक का टीका है। अगर आपको टीबी हो गई है तो वी वांट टू हाइड दैट। पहली बात सबसे इंपॉर्टेंट मैंने ये देखी है कि अगर आपको टीबी का अलामत आना शुरू होती हैं, आप पहले उसको इग्नोर करते हैं। एग्जैक्टली। इग्नोर करने के बाद अगर आपको कोई टीबी कह देता है टीबी है, तो आप कोशिश करते हैं कि वो आपको ना ही जाना पड़े और कोई देसी टोटकों से आप इसको इलाज करें। और जब इलाज शुरू हो जाता है उसके बाद भी एक बड़ा इशू है, या इलाज शुरू हो जाता है तो 2-3 हफ्ते में पेशेंट समझता है मैं बिल्कुल बेहतर हो गया और वो दवाई छोड़ देता है। अच्छा। और उसके बाद वो इतनी क्रिटिकल कंडीशन में आता है कि देखें अभी तक पाकिस्तान में तकरीबन 40,000 डेथ होती हैं 1 साल में, जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि इसकी ट्रीटमेंट का जो सक्सेस है ना वो 93-94% है, विच इज़ सिग्निफिकेंट, यानी इतना सक्सेसफुल ट्रीटमेंट है। तो मैं तो यही समझता हूँ कि हम इसमें लेट लोग हमारे पास आते हैं। अच्छा। जितना अर्ली आ जाए उतनी रिकवरी अच्छी। और अगर लेट आते हैं तो फिर क्या चांसेस? देखिए, लेट आने में यूजुअली होता ये है कि उसके ऑलरेडी लंग्स, अगर लंग्स की है तो बहुत डैमेज हो चुके होते हैं कि उनका रिवर्सल में टाइम लग जाता है। फिर ये यूजुअली लोग वो होते हैं जो क़ुव्वत मुदाफ़ा जिनमें ऑलरेडी कम होती है, लाइक क्रॉनिक डायबिटिक जो पेशेंट होते हैं, और मोस्टली देखें एक चीज़ स्मोकर्स में बहुत कॉमन होती है, उनमें बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर जिनमें किडनी का इशू होता है, जिनमें लिवर का इशू होता है, जिनमें हार्ट का इशू होता है, तो ये लोग क्योंकि ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ होते हैं तो फिर इसी वजह से ही यूजुअली इन लोगों की डेथ होती है। तो फिर इससे बचा कैसे जा सकता है? मतलब एहतियाती तदाबीर भी तो इख्तियार करनी चाहिए कि हम इस मर्ज का शिकार ही ना हो। देखिए, एहतियाती तदाबीर एक तो इसकी हम वैक्सीनेशन लगाते हैं, आपको शायद पता हो, बचपन में जो एक BCG की वैक्सीनेशन स्कार लगाया जाता है, वो तो अब खैर मैंडेटरी हर बंदा लगाता है, लेकिन जब आपको अलामत हो तो उसको लाइट ना लें। अच्छा। अगर ये अलामत हैं कि आपको
बुखार हो रहा है, आपको खांसी है, आपका वजन कम हो रहा है, ठंडे पसीने आ रहे हैं, और स्पेशली अगर आपको पता है कि मेरे एक ऐसे शख्स से कॉन्टैक्ट था जिसको टीबी है, तो बगैर किसी शक के आपको डॉक्टर से रजू करना चाहिए। और अगर आप एक सिंपल टेस्ट जिसको हम एक्सरे कहते हैं वही करवा लें तो वही काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होते हैं कि डॉक्टर अगला स्टेप ले सके। तो अगर आपको अलामत है तो डॉक्टर से रजू करें, और अगर जब आपको दवाई दे दी जाती है तो प्लीज़ उसका कोर्स है 6 महीने से 9 महीने से 12 महीने तक, उसको पूरा करें, उसको बीच में ब्रेक ना लगाएं। लेकिन ये क्या इसकी स्वेरिटी भी डिपेंड करता है इसकी टीबी की? इसके ट्रीटमेंट की ड्यूरेशन के लिए ट्रीटमेंट ड्यूरेशन डिपेंड करता है कौन सा ऑर्गन इन्वॉल्व है। अच्छा। अगर तो ब्रेन की टीबी है तो उसमें सबसे ज़्यादा टाइम लगता है, उसको हम यूजली 12 महीने देते हैं। बोन की है तो उसको 9 महीने देते हैं। अगर फेफड़ों की है तो हम उसको 6 महीने देते हैं। तो ये डिपेंड करता है किस ऑर्गन की टीबी है, उस पर हम डिसाइड करते हैं। तो फिर इसका ट्रीटमेंट क्या है? सिर्फ दवाइयाँ खानी पड़ती हैं? जी बिल्कुल, इसका ट्रीटमेंट मेडिसिन है और उतना ही इंपॉर्टेंट इसके साथ डाइट भी है। दोनों को कंबाइन लेके चलना पड़ता है। देखिए ट्रीटमेंट तो इसका बहुत ही सिंपल हो चुका है। आज से कुछ 10-15 साल पहले चले जाएं तो जब हम किसी शख्स को टीबी कहते थे तो उसके बाद जो उसको दवाइयाँ दी जाती थी वो कुछ तकरीबन 12 से 16 होती थी। अब ज़्यादा से ज़्यादा दवाइयों की मिकदार 4 हैं और वो सुबह नाश्ते से पहले ली जाती हैं। ठीक है, और उसके वो 2 महीने बाद हम उस कोर्स को चेंज कर देते हैं और दवाइयों को बदल देते हैं, और कोर्स पहला 2 महीने उसको इंटेंसिव फेज कहते हैं, अगले 4, 7 या 10 महीने डिपेंड अपॉन कौन सी टीबी है हम उसको कंटिन्यूशन फेज कहते हैं। ठीक है, और ये सारी जो ट्रीटमेंट है सेम क्वालिटी की एवरी टर्शियरी केयर हॉस्पिटल इवन DHU और BHU में भी अवेलेबल है। सो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपको अगर गवर्नमेंट सेटअप से भी मेडिसिन मिल रही है तो आपको लेनी चाहिए। उसकी एफिकेसी, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड मेंटेन बाय WHO। लेकिन अगर दरमियान में ही जो ट्रीटमेंट के दरमियान में ही बहुत से लोग जैसे आपने कहा कि दवाइयाँ खाना छोड़ देते हैं, तो क्या फिर उन्हें दोबारा से शुरू करना पड़ता है अपना ट्रीटमेंट? जी, ये लोग जो दवाइयाँ खाना छोड़ देते हैं कुछ अर्से बाद, इनमें 2 तरह की एक टीबी होती है। एक होती है ड्रग सेंसिटिव टीबी, वो टीबी जो नॉर्मल दवाइयों से जो कि ख़त्म हो सकती है, उसको ड्रग सेंसिटिव कहते हैं। ठीक है। जो लोग दवाई लेने के बाद छोड़ देते हैं टीबी, उनमें वो टीबी होती है जिसको ड्रग रेजिस्टेंट टीबी कहते हैं, और ये ज़्यादा ख़तरनाक है। जो ड्रग सेंसिटिव टीबी है उसका कोर्स मिनिमम 6 महीने का है। जो रेजिस्टेंट टीबी है उसका कोर्स मिनिमम 12 महीने और मैक्सिमम 18 से 24 महीने तक जा सकते हैं। अच्छा। जो ड्रग सेंसिटिव टीबी है उसका सक्सेस रेट 94% है। जो ड्रग रेजिस्टेंट टीबी है वो 75 to 80% है। दोनों में बहुत फ़र्क है। और वो उसमें दवाइयों की मिकदार बहुत ज़्यादा है। तो दवाइयाँ छोड़ने का जो डिसीजन है वो डॉक्टर नहीं करना है। अगर वो कहता है तो आप छोड़ सकते हैं, अगर वो कहता है कंटिन्यू रखना है तो आपने कंटिन्यू। लेकिन जैसे आप बात कर रहे हैं कि ड्रग रेजिस्टेंस टीबी जो है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, इसकी क्या वजह है? देखिए उसमें यूजुअली वो जरासीम जो हमारी नॉर्मल दवाइयाँ हैं उससे रेजिस्टेंट होता है। अच्छा। और हमें उसमें इंजेक्टेबल भी इंजेक्शन फॉर्म में भी देनी पड़ती हैं और दवाइयाँ ज़्यादा देनी पड़ती हैं, और ये कॉस्टली मेडिसिन है। इंटरेस्टिंगली ये भी अवेलेबल है इन गवर्नमेंट सेटअप। अच्छा, सेटअप कम है, फ्री ऑफ कॉस्ट। हम्म। और इसमें तो एक इंसेंटिव भी है, यानी अगर किसी शख्स को ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो जाती है तो वो 2 महीने बाद उसको बुलाया जाता है, 2 महीने बाद उसको सारे टेस्ट को रिवाइज किया जाता है। अच्छा। उस शख्स का ख्याल रखने वाले को भी राशन दिया जाता है, उस शख्स को भी राशन दिया जाता है। सो ये सबसे बड़ा इंसेंटिव हमने देखा कि लोगों का फॉलोअप उस सिस्टम में ज़्यादा है। ये सारे जो प्रोग्राम हैं ये फॉरेन फंडिंग से, WHO उसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है। लेकिन फिर मुझे बताइए कि जैसे बहुत से लोग कहते हैं कि ये फैलती है, ये एक शख्स से दूसरे शख्स में फैलती है, किस तरह फैलती है और कितनी जल्दी ट्रांसमिट होती है? अब कोरोना के हवाले से तो हमें पता चल गया कि कितनी जल्दी फैलता है, लेकिन इसके बारे में आगाही नहीं है लोगों को। जैसे आपने कहा कि एक टैबू बना लेते हैं और उसको छुपा के रख देते हैं। एग्जैक्टली। देखिए एक शख्स को अगर टीबी है तो वो 1 साल में 10 से 15 लोगों का इसका शिकार करता है। आपने बताया कि पाकिस्तान में 6 लाख तकरीबन 5,72,000 लोग इसका शिकार होते हैं, तो आप खुद अंदाज़ा कर लें। ये 5,72,000 जो लोग हैं ना, ये सारे हमें रिपोर्ट नहीं करते। हमें रिपोर्टिंग करने वाले लोगों की तादाद सिर्फ 2,76,000 है। अच्छा। ये जो बीच में लॉस्ट फिगर है, ये वो फिगर है जो इस प्रोसेस को कंटिन्यू रखती है। ओके। तो ये वही लोग हैं जिनको खांसी होती है वो इग्नोर करते हैं। लेकिन जब आपकी क़ुव्वत मुदाफ़िज़ ठीक है, और हर बंदा जिसको टीबी है वो 99% वो शख्स सारी अलामत नहीं देगा। जो जिसकी क़ुव्वत मुदाफ़िज़ अच्छी है वो तो इसको कफ़ करके कफ़ आउट करेगा और किसी हद तक वो बेहतर रहेगा। हो सकता है वो शख्स एक कमरे में वो लोग रहे हों और उस कमरे में बाकी लोगों को वो कर चुका और फिर वो एक साइकिल चल जाता है। तो इस वजह से इसमें प्रॉब्लम ये होता है कि क्योंकि उसको खुद अलामत वो फील नहीं करता। जैसे कोविड में तो हमने इतना अवेयर कर दिया कि लोगों को पता हो गया था कि जी ये अलामत है, तो हमें कोविड किए हैं, तो वो डॉक्टर से रजू करना शुरू हो गए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतने सालों से हम इस डिजीज़ से फाइट कर रहे हैं, लेकिन लोग इसकी अलामत को सीरियस लेते ही नहीं, और इस वजह से इसका स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो चुका होता है। देखिए आपने अपने एरियाज़ देखें जो आपके एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज या कुछ अर्बन एरिया, वहाँ पे तो एक कमरे में 10-10 लोग रहते हैं। मजदूर जो तबका है उसको तो कोई ख्याल नहीं है कि उसने कैसे वेंटिलेशन को मेंटेन रखना है,
उसने कैसे डाइट को बेहतर करना है, तो उन लोगों में ये बीमारी ज़्यादा देखी जाती है। लेकिन डॉक्टर इरफान मुझे ये बता दें कि ये अगर एक दफ़ा इसकी तशख़ीस हो जाती है, पूरा ट्रीटमेंट भी जो शख्स ले लेता है, क्या उसके बाद भी उसको ये मर्ज़ दोबारा से हो सकता है? उसके बाद उसको इस मर्ज़ के दोबारा होने के उतने चांसेस हैं जितने पहली दफ़ा है। अच्छा। देखिए ये वह डिजीज़ है जिसके साथ आपने वर्ड लिखा होता है ये काबिल इलाज है। हाँ। हम ऐसे नहीं कहते क्योरेबल डिजीज़, बहुत कम डिजीज़ हैं जिनको हम क्योरेबल कहते हैं। ठीक है। सो ये टोटल क्योरेबल डिजीज़ है। ओके। हो गई, ट्रीटमेंट लिया तो यूजली ये 94% क्योर हो जाती है। ठीक तो है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप ऐसी बीमारी से फाइट कर रहे हैं जिसकी तशखीस, जिसका इलाज मुफ्त है और जो क्योरेबल है, तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है।